जम्मू में पहुंचे हैं स्वामी ओम जी। स्वामी ओम जी महाराज की अगर बात की जाए तो काफ़ी बार सुर्खियों में रहे हैं और आप लोगों ने कभी उनको टीवी चैनल्स में, कभी टीवी शोज़ में या फिर कभी यूट्यूब में कुछ अलग अलग तरीके से भी देखा होगा। और हर बार सब लोगों के कई बार अच्छे भी लगे हैं स्वामी ओम के लोगों को और कई बार नहीं भी अच्छे लगे हैं। कारण क्या रहा है मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, सब लोग जानते हैं। बिग बॉस तक भी पहुंचे थे स्वामी ओम और वहां पर भी क्या क्या हुआ था आप लोग सब जानते हैं। सब लोग क्योंकि बिग बॉस काफ़ी अच्छे से देखते हैं। तो स्वामी ओम जी जम्मू आन पहुंचे हैं और आइए मिलवाते हैं आपको जेके मीडिया पे स्वामी ओम जी से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। मैं आभारी हूँ जेके मीडिया का, और जेके मीडिया मेरा सबसे फेवरेट चैनल है। दिल्ली में भी मेरे जितने आप प्रोग्राम देखते हैं जेके चैनल को, जेके मीडिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो विचार हैं, राष्ट्रवादी विचार हैं, उसको प्रसारित करने में आपकी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए मैं आपका और आपके मीडिया का मैं आभारी हूँ। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो राष्ट्रवादी मीडिया है ये संपूर्ण राष्ट्र में सर्वव्यापी बने और हमारा जो लक्ष्य है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, उसमें सहायक बने। स्वामी जी काफ़ी सारी बातें करेंगे हम थोड़ी बहुत, लेकिन उससे पहले जो आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही कि जो लोग हाफिज सईद का और मसूद अजहर का सर लेके आएंगे आप उनको 2 करोड़ रुपया देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसका वजह यह है कि हमारे यहाँ एक आम कहावत है कि चोर को मारने से पहले चोर की माँ को मार दो। तो ये आतंकवादियों का ये बाप है ये दोनों, और ये लोग आईएसआई के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम इनको ही मारना चाहते हैं। और मैं आपको एक जो मैंने प्रेस रिलीज में नहीं लिखा है कि मैं अपने हिंदू योद्धा को मुसलमान बना करके छद्म बेस में वीज़ा दिलवा करके मैं इन दोनों का सिर काटने के लिए मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में भेज चुका हूँ। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी वही सिर काट करके ले आएंगे। यदि उनको लाने में देरी होगी तो भारत का, हिंदुस्तान का जो 120 करोड़ नागरिक हैं वो सारे के सारे वीर अर्जुन की तरह योद्धा हैं, उसमें से कोई ना कोई काट करके लाएगा। ईश्वर ना करे यदि किसी में भी हिम्मत नहीं हुई तो मैं खुद पाकिस्तान सरकार को और भारत के सरकार को लगातार मैं चिट्ठियां दे रहा हूं कि आप मुझे पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाइए। और उसके लिए जो कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज़ हैं, नेम मेंबर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के शासकों को, राष्ट्राध्यक्षों को मैं चिट्ठी लिख रहा हूं कि आप प्रेशर दें कि वो हमको वीज़ा दें। हम उसमें कारण नहीं लिख रहे हैं कि मैं क्यों पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, वो कारण मैं उनको लिखूंगा भी नहीं। वो तो मेरी एक आदत है कि मैं काम को करने के बाद मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ जम्मू आया हूँ, जम्मू में आप लोगों के सामने आने से पहले मैं 3 दिन पहले जम्मू आ गया था और यहाँ से सारे बीजेपी के नेताओं को तैयार करके, कन्विंस करके उनको हमने अमित शाह के पास में भेजा और ये समर्थन वापस हुआ। क्योंकि ये लोग समर्थन विभिन्न कारणों से नहीं लेना चाहते। एक तो इनको डर था, दूसरा अपना स्वार्थ था। लेकिन हमने इनको कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति तभी होगी जब तुम समर्थन वापस लोगे, वरना तुम्हारा कोई नाम लेने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। तो वो उनका जो मन में एक द्वंद्व था वो मैंने ख़त्म किया और समर्थन वापस करवाया। चूँकि महबूबा, मतलब ये जो समर्थन वापस हुआ ये आपके कहने पे अमित शाह ने समर्थन वापस किया? बिहाइंड द कर्टन सारा रणनीति और चालें, शतरंज की चालें मैं चल रहा था। आप चल रहे थे? ये बड़ा खुलासा किया आपने आज हमारे साथ। जी हाँ, ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। शायद आपको ध्यान होगा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, और उन दिनों मैं इंदिरा गांधी के घर में रहता था, तो इंदिरा जी एक दिन मेरे सामने रोई। हुआ क्या था कि मुरारजी भाई, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मुरारजी भाई के और कांति भाई के जो उनके पुत्र थे, उनके एक रिश्तेदार की शादी थी और वो दिल्ली में ही मोरिया सिलेटन में थी। तो उसमें इंदिरा जी को भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण मेरे बड़े अच्छे भक्त थे। कभी इंदिरा जी का साथ छोड़ करके, क्योंकि इमरजेंसी जो लगा था उसका मैंने विरोध किया था, फिर इंदिरा जी का साथ छोड़ करके मैंने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया था। और उन दिनों में बाद में आपने देखा होगा सभी मैगजीन्स में मेरे न्यूज़ छपे थे, जिसमें ये आया था कि मरे हुए जयप्रकाश नारायण को स्वामी ओम जी ने
महामृत्युंजय अनुष्ठान से पुनर्जीवित किया था। ये जो आप देख रहे हैं मेरी उंगली में कट, ये उस वक्त मैं कदम कुआं में सचदा बाबू जो उनके सचिव थे उनके साथ बैठ करके मैं महामृत्युंजय का हवन कर रहा था और सचदा बाबू ने मुझे ये कहा कि स्वामी जसलोक हॉस्पिटल में वो मर चुके हैं। पार्लियामेंट में मोरारजी भाई ने अनाउंस कर दिया है। तो उनको हमने कहा आपको कैसे पता लगा? कहने लगे रेडियो में न्यूज़ आ रहा है। तो मैंने कहा रेडियो चालू रखिए, अभी थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद फिर से न्यूज़ आएगा कि वो जिंदा हो गए। तो मैंने ये यहाँ से अपनी उंगली काट करके अपने खून से हवन किया था और 5 मिनट के बाद रेडियो पर न्यूज़ आने लग गया था कि गलती हो गई। मोरारजी भाई ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी और उनको पुनर्जीवित दिखाया। तो तब से मैं हाईलाइट में था। तो मुझे आप मतलब जिस तरह से आपकी वेशभूषा भी है, आप इतने मतलब धार्मिक काम भी करते हैं, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ये बिग बॉस में जाने की? वहाँ पे तो जो हरकतें होती है, आपको लगता है कि एक स्वामी जैसे आदमी को वहाँ जाना चाहिए? मैं टेलीविज़न नहीं देखता था, मैं फिल्म नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता था कि ये बिग बॉस शो क्या होता है। मेरी एक ही कमजोरी बचपन से रही, वो रहा कि हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते थे। और सलमान खान सलमान खान को अपने साथ में मुकेश अंबानी खुद लेकर के आए थे, जो रियल में बिग बॉस है। बिग बॉस वो जो आवाज़ आपको पास में आती है वो तो मलय की होती है, जो सिर्फ नौकर है वो उनका बिग बॉस शो का कलर का। तो ये दोनों चूँकि मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी मेरे बड़े अच्छे भक्त रहे, उनको कांग्रेसियों के जो ब्लैक मनी थे वो सारा मैंने दिलवाया था। नेताओं के पैसे से वो अमीर बने थे, वो कमाई से नहीं बने थे। तो इन दोनों ने मुझे आकर के ये कहा कि स्वामी जी आप जो इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बिग बॉस में आएंगे तो सलमान खान, अमिताभ बच्चन, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के जितने भी सुपर स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो सारे आपके कमांड में जो आप डायलॉग बुलवाना चाहेंगे वही बोलेंगे और ये भारत जो है वो पूरा राम राज्य में बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। उस लालच में मैं गया था, पैसे के लालच में नहीं गया था। इन्होंने 2015 में भी मुझे और हुआ क्या वहाँ जाके? अब वो तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद आपको ध्यान होगा कि ये जो बिग बॉस का जो स्टेज है उस स्टेज के पीछे सलमान खान का एयर कंडीशन हॉल है जिसमें वो सोता है, रहता है। जिस दिन वो आता है उससे एक दिन पहले आ जाता है वो। तो उस हॉल में उस हॉल में किसी को लेकर जाते नहीं ये लोग। मुझे होटल से 5 स्टार होटल में उन्होंने रखा था लोनावाला में, वहाँ से सीधे ये सलमान खान वाले रूम में मुझे ले गए। बाकी कंटेस्टेंट को तो उन्होंने रखा दूसरे जगहों में, वेनिटी में, मुझे सीधे सलमान खान वाले रूम में ले गए। वहाँ सलमान खान, चलो ये छोड़ो बाबा जी बिग बॉस की बातें, इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस आए आप किस तरह से कुछ अश्लील हरकतें करते हुए और अश्लील चीजें आपके हाथों में पकड़े हुए आपने, आप किस तरह से एक तरफ से आप बाबा का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ से ये सब चीजें, ये कुछ समझ नहीं आया। ऐसा है कि आपने उसको ध्यान से देखा नहीं। उसमें मेरा क्लैरिफिकेशन अभी न्यूज़ चैनल पे भी आपको मिलेगा। हमारा एक न्यूज़ चैनल है दैनिक विजय न्यूज़, हमारा अखबार भी निकलता है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है दैनिक विजय न्यूज़ के नाम से। उसमें आप देखेंगे हमने सारा दिखाया है कि किस तरह से मॉर्फ किया गया, फोटोशॉपिंग किया गया जो कंप्यूटर से होता है। उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें सलमान खान की जो कज़न सिस्टर है वो भी मुसलमान ही है, वो है, और उसके साथ में कोई और आदमी है मेरे कदकाठी का, जिसको इन्होंने मेरा कपड़ा पहना करके उससे एक्टिंग करवाया हुआ है। मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मैं हालांकि मुझे बाद में इन लोगों ने ये धमकी दी थी कि ये करण जौहर ने और सलमान खान ने कि यदि आप उसमें इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ उसी लड़की की तरफ से बलात्कार का केस रजिस्टर करा करके आपको हम आसाराम की तरह हम जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा भैया तुम जो मर्जी कर लो, हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और कानून इतना अंधा तो ज़रूर है लेकिन इतना अंधा नहीं है कि जो चीज़ हुआ नहीं उसमें मुझे जेल में सड़ा दे। तो वो मॉर्फ्ड है, उसमें मैं नहीं हूँ। आप लोग फिर भी आपके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कोई आपको पागल कहता है, कोई आपको कुछ कहता है। उसके पीछे कारण है। देखिए मैं 5.5 साल की उम्र से, जब से मैं इंदिरा गांधी के घर में रहना मैंने शुरू किया सन्यासी बनने के बाद, तब से लेकर के आज तक मैं हमेशा भारत द्रोहियों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, ISI के खिलाफ, CIA के खिलाफ, इन सब के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। सिर्फ बोलता ही नहीं रहा हूँ, इनके एम्बेसीज में दिल्ली में जाकर के हमने तोड़फोड़ भी किए हैं कई बार, क्योंकि मैं एग्रेसिव हूँ। हमारे देश के खिलाफ यदि कोई सोचता है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा अभी जब दिल्ली के
वो आर्क बिशप अनिल ने जब ये चिट्ठी लिखी कि राष्ट्रवादियों को ख़त्म करने के लिए हर शुक्रवार को प्रार्थनाएं करो, तो जो फर्स्ट प्रार्थना का दिन था फ्राइडे, जो दिन उसने अनाउंस किया था, उस दिन भी जा कर के हमने तोड़फोड़ किया। जो गोल मार्केट के सामने सीक्रेट हार्ट चर्च है, सबसे बड़ा चर्च वहाँ का वही है, और नॉर्थ इंडिया का तो सबसे बड़ा है। तो और उसके बाद हमने पोप फ्रांसिस को हमने जूता मारा, पुतला दहन किया। वेटिकन में मेरे खिलाफ मीटिंग हुई, पोप ने कहा कि स्वामी ओम जी के खिलाफ केस करो। हमने बयान दिया दिल्ली से कि आप हमारे खिलाफ केस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आप साजिश रच रहे हैं, हमारे देश में इंटरफेयर करने का आपको कोई हक नहीं। तो उसके बाद इन लोगों में हिम्मत नहीं हुई कि मेरे खिलाफ केस कर सके। तो इस तरह से आप ये देखिए कि एक तरफ 60 मुस्लिम कंट्रीज और उनके आतंकवादी संगठन, उनके रूलर्स, और दूसरी तरफ 150 ईसाई कंट्रीज, उनके आतंकवादी संगठन और उनके रूलर्स, ये सब मेरे खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के और नेपाल के जो नागरिक हैं वो मेरे साथ में हैं, और वो लोग भी मुझे पैसा तो देते नहीं, ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, इतने कंट्रीज़ के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ बचपन से, तो वो एक के बाद एक साजिश तो मेरे खिलाफ करेंगे और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मान के चलता हूँ कि भगवान राम को भी बदनाम किया गया, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, और मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद को अय्याश कहा गया कि 12 शादियां इन्होंने कर रखी है। अच्छा, तो लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्यकलाप में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे कार्यकलाप में कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉन्फ्रेंस में एक तो हाफिज सईद और उसके लिए कहा मसूद अजहर के लिए कि आप 2 करोड़ रुपए दोगे जो उनका सर काट के लाएगा। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि 15 जो है आने वाली 15 अगस्त को आप तिरंगा झंडा भी लहराएंगे लाल चौक पे जी। तो इसका क्या प्रोग्राम है? कोई श्रीनगर जा रहे हैं आप लाल चौक में, कि सिर्फ बातें हैं कि जाएंगे भी? नहीं, देखिए मेरे में एक आदत है, मैं इन ISI और CIA एजेंट्स की तरफ पीठ में छुरा नहीं मारता, मैं लड़ता हूँ सामने से, यहाँ से लड़ता हूँ मैं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि आतंकवादी या सरकार जिसमें ताकत हो मुझे रोक करके दिखा ले। इन 6 महीनों में ये जो राज्यपाल शासन मैंने लागू करवाया, इसमें तो आतंकवादियों का खात्मा हम कर ही देंगे। 15 अगस्त तक हम आतंकवादियों को इतना तोड़ देंगे कि किसी आतंकवादी में हिम्मत नहीं है कि लाल चौक पर आकर के मुझे गोली मार सके। और लाल चौक पे आप इतना देशभक्ति की बातें करते हैं, फिर भी लोग क्यों आपको पसंद नहीं करते हैं? लोग आपको गालियां निकालते हैं हर टाइम, इस तरह की बातें, ऐसा क्यों है? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वही गाली देते हैं जो देशद्रोही हैं, जो ISI CIA एजेंट हैं। और अभी भी आप इन लोगों से पूछिए, अभी हम प्रेस क्लब से यहाँ तक आए तो रास्ते में जगह जगह लोग वीडियो हमारा बना रहे थे। प्रेस क्लब में हमारे पत्रकार मित्रों ने मेरे साथ में इतनी ज़्यादा सेल्फी ली। वही हालत हर स्टेट में है। दिल्ली में भी हमारी हालत यह है कि जब मैं कार से निकलता हूँ, हालांकि मैं बीच में बैठता हूँ, मेरे चारों तरफ मेरे मेरे सहयोगी लोग होते हैं, उसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक जाम करते हैं, गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं और हमको सेल्फी देना होता है। और हम उनका ये आभारी है कि उनमें इतना प्यार है। मेरे खिलाफ बोलने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो देशद्रोही हैं, जिनको बोलने के लिए पैसा मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे ISI और हाफिज सईद पत्थर मारने के लिए 500 रुपया देता है, वैसे उन लोगों को, जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, उनको मुँह मांगा पैसा दिया जाता है। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य की तरफ, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो मैं हाथी हूँ, मैं अपने लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। जिसको भौंकना है भौंकता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर अमरनाथ यात्रा जाने का कोई प्रोग्राम? अमरनाथ यात्रा के लिए हमारी जो पार्टी है, हमने हज़ारों कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। जम्मू से लेकर के अमरनाथ बर्फानी बाबा के तक, शिवलिंग तक हमारे लोग जगह जगह होंगे, जो लोगों की सुरक्षा भी करेंगे और खान पान रहने की सारी व्यवस्था भी करेंगे। हमने भारत सरकार सहित, भारत सरकार को भी ये जो विड्रॉ हमने करवाया है बीजेपी से सपोर्ट, उसके पीछे एक कारण हमारा अमरनाथ भी था। मैंने प्रधानमंत्री से, अमित शाह से मैंने ये कहा कि यदि आपने ये नहीं किया तो अमरनाथ यात्रियों पे हमला होगी और आपकी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हिंदू अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो हिंदुओं की यात्रा है, उसमें मुस्लिम व्यवस्थापक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का वो प्रतीक है,
इसीलिए आपके लिए इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता कि आप विड्रॉ करें। अब फिर से कोई बिग बॉस जैसे शो में जाने का कोई इरादा तो नहीं है? देखिए, मेरे पास में दिल्ली में मुकेश अंबानी भी आए हैं, सलमान खान भी आए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं बिग बॉस शो में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उन दिनों में मेरे पास में 90 डेज़ का टाइम था, तो मैं गया। और 90वां दिन सलमान खान ने जब मुझे ये कहा कि स्वामी जी आप जिस देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं उस देश को मैं इस्लामिस्तान बना दूंगा, तो सलमान खान को घसीट घसीट करके मैंने वहाँ पीटा, जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। तो उसमें निश्चित रूप से अब वो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी हमने बनाई है किसान पार्टी, उसमें हमको इतना काम करना है, हमको 2019 के इलेक्शन की तैयारी करनी है। और अभी यदि ये 6 महीने के अंदर अंदर आतंकवादियों को समूल ख़त्म नहीं किया इन्होंने, तो मेरा आंदोलन होगा राज्यव्यापी और देशव्यापी, जिससे मध्यावधि चुनाव इनको करना पड़ेगा। और उसमें हमारी पार्टी हर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ करके सत्ता में आकर के आतंकवादियों का नामो निशान हम मिटाएंगे। और यहाँ तक कि 2019 का जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी मेरे जवानी के मित्र हैं। हम लोग जवानी में नरेंद्र मोदी जी को आप जो दाढ़ी देखते हैं वो मेरा देन है। जब आपका कैसे देन है वो? हम लोग जवानी में एक साथ उत्तराखंड में हम लोग रहते थे, जगह जगह केदारनाथ में, जोशी मठ में, हर जगह हम लोग साथ साथ थे और हम राष्ट्र चिंतन ही करते थे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस में भेजने वाला मैं हूँ। उनको मैंने कहा कि सन्यासी आपको नहीं बनना है, सन्यासी मैं रहूँगा। आपका जन्म हुआ है देश की सेवा करने के लिए, आप आरएसएस में जाइए। और वो आरएसएस में गए और उनको मैंने उस वक्त कह दिया था कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिस वक्त इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी। हमारा जो एजेंडा था, जिसके बारे में हम लोग जवान में आपस में बात करते थे, उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए 2004 से लेकर 2014 तक हमने बीजेपी के समर्थन में हम पूरे भारत में हमने अभियान चलाया। और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने जो लगता है 2019 में मोदी सरकार वापस आएगी? देखिए, मैंने मोदी महागठबंधन भी हो गया एक तरह। देखिए, महागठबंधन हमारा बन रहा है, महागठबंधन हमारा बन रहा है, क्योंकि पिछले 70 सालों से ये वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस पार्टियां और बाकी जितनी पार्टियां, इन्होंने सिर्फ देश को लूटा है। इसीलिए मैंने नई पार्टी, खुशहाल किसान पार्टी हमने बनाई है, इस देश में एक नई ऊर्जा भरने के लिए। और बड़े तेज़ी से जो अलायंस पार्टीज़ है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। महागठबंधन हमारा बनेगा। यदि हमारा जो एजेंडा, जो मोदी जी ने हमको वादा किया है, यदि वो पूरा नहीं करेंगे, तो मैं प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को सशक्त बनाऊंगा। और इस देश को इन भ्रष्टाचारियों से, इन आतंकवादियों से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाऊंगा। राम राज्य की स्थापना मैं यहाँ करूंगा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाऊंगा। ये देश चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कैसे बनाएंगे वर्ल्ड में सुपर पावर? बिग बॉस में जाके? नहीं, बिग बॉस में तो अब मैं जा ही नहीं रहा। आपको पता है कि मैंने बताया कि मुकेश अंबानी और सलमान खान आकर के मेरे जिस तरह की हरकतें वीडियोस में दिखती हैं आपकी, जो भी है, इस तरह से आप सुपर पावर बनाएंगे हिंदुस्तान? वो तो एक फेज था, वो चला गया। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब मुझे पता है, इसीलिए बार बार पहले से ज़्यादा पैसा देने के लिए मुझे तैयार हैं। वो मेरा 5 करोड़ 90 लाख रुपया लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं दे रहे, वो तो मैं निकाल लूंगा उनसे जब मेरे पास में फुर्सत होगा। लेकिन अभी भी ये देखिए, मैंने 90 दिनों में 2000 करोड़ रुपया कमा करके इनको दिया। इनको इस साल 10 करोड़ रुपया भी कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। जितना लागत लगा वो भी रिकवर नहीं हुआ इनका। तो उनको पता है कि स्वामी ओम जी, यदि फिर से एक आखिरी सवाल करता हूं मैं, सच सच बताइएगा, स्वामी ओम का सच है क्या? स्वामी ओम का सिर्फ एक ही सच है। स्वामी ओम का जन्म, सच सच बोला। हाँ, स्वामी ओम का जन्म, ये मेरे जन्म से पहले से ही ये भविष्यवाणी, मेरे जो गुरुजी थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, मेरा यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि इस देश को मैं सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तिशाली सुपर पावर बना सकूं और राम राज्य की स्थापना कर सकूं। इसलिए मेरा जन्म हुआ है और उसी काम में मैं जन्मोपरांत से उसी काम में लगा हुआ हूँ। 5 साल की उम्र में मुझे स्वामी कृपात्री जी ने संन्यास की दीक्षा दी थी। और यहाँ तक कि लेटेस्ट 1980 में भी अर्धकुंभ हुआ था हरिद्वार का। संजय गांधी मेरे साथ में गए थे हरिद्वार। उस वक्त मुझे जोशी मठ का शंकराचार्य बनाया जा रहा था। मैंने बनने से इनकार कर दिया। मैंने उनको ये कह दिया कि मुझे शंकराचार्य बनकर के सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं करना है, मुझे इस देश को रामराज्य बनाना है, इस देश को सुपर पावर बनाना है। उसके लिए मुझे राजनीति में रहना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इंदिरा गांधी से लेकर अब तक मैं सिर्फ किंग मेकर रहा, मैं प्रधानमंत्री बनाता रहा। चाहे मैंने इंदिरा गांधी को बनाया, चाहे मैंने मोरारजी भाई को बनाया, चाहे इन सबको आपने बनाया प्रधानमंत्री। पूछ लीजिए ना, जो उसमें से जीवित हैं उनसे पूछ लीजिए, आप वो बताएंगे आपको। चंद्रशेखर मोदी जी को भी आपने बनाया? निश्चित रूप से मैंने उनके लिए 2004 से 2014 तक
उनके लिए पूरे इंडिया के कोने कोने में घूम करके मैंने उनके लिए मुख्यमंत्री भी बनाया आपने कि खाली प्रधानमंत्री बनाया? देखिए, मुख्यमंत्री तो जिस वक्त हम इंदिरा गांधी के साथ में रहते थे उस वक्त नाम के लिए नहीं, मोदी सरकार के अगर आप इतने क्लोज थे इसका मतलब आपने मुख्यमंत्री भी बनाए होंगे बाकी स्टेट्स के। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, इसका मतलब कि शायद यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर बनाने में कहीं रोल रहा होगा आपका? नहीं, मैंने इस चीफ मिनिस्टर का मैंने शुरू से विरोध किया था, क्योंकि मैं मुफ्ती महबूबा को और महबूबा मुफ्ती के जो फादर थे उनका विरोध मैं 1990 से ही करता आ रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि इससे बेहतर है कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करा करके मिड टर्म पोल करा लीजिए, इस पर दोबारा चुनाव करा लीजिए, आप तब मेजोरिटी में आ जाएंगे। यदि आप इसके साथ में अलायंस करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी होगी, आपकी भी बदनामी होगी। लेकिन इनको ये बात, और अंततोगत्वा आपको विड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता आपके पास बचेगा नहीं। जो कुछ मैंने इनको कहा था वही हुआ। यदि उस वक्त मेरी बात मान गए होते तो आज बीजेपी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बीजेपी की जो दुर्दशा जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में? मैं जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक, पूरे हिंदुस्तान में सबसे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आप ये देखिए कि यूपी में वो सीटें जो हमेशा के लिए बीजेपी की थी वो हारे, राजस्थान में हारे। अभी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, हारते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं जो भी इनको कहता हूँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहता हूँ, मैं देश हित में कहता हूँ। और देश हित में यदि कोई बात मानता है तो उसको और उसके पार्टी को लाभ होता है, नहीं मानता है तो उसको नुकसान होता है। मैं एक मोदी जी देश हित में नहीं कर रहे क्या काम? देखिए, देश हित में वो उतना काम नहीं, आप ही देश हित में कर रहे हैं, बाकी कोई देश हित मैंने मैंने कभी क्लेम नहीं किया। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि मैं देश हित में जितनी मेरे पास में क्षमता है उससे के हिसाब से मैं काम करूं, और कर रहा हूं। मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे उनकी मजबूरी जाने, खुल के तो बात करते नहीं वो जब भी हमारी मुलाकात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो उन्होंने मुझे वायदे किए थे 2014 तक, वो उसमें से कुछ कर नहीं रहे हैं। यही मजबूरी है कि मुझे अंततोगत्वा सारा महागठबंधन बना करके मुझे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करनी पड़ रही है। पहले मैं किंग मेकर था, अब मैं खुद किंग बनूंगा। इसीलिए क्योंकि राजा जो है वो राजा ही रहता है, उसको हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। मैं राजा बनूंगा तो मुझे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है आप प्रधानमंत्री बन सकते हो? लगता है नहीं, मेरे भाग्य में योग है। मैंने अब तक उसको टाला है। मैं नहीं चाहता था इसमें आना, मैं सिर्फ किंग मेकर ही, मैं सिर्फ चाणक्य की भूमिका में रहना चाहता था। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मुझे चंद्रगुप्त बने बगैर इस देश का उद्धार नहीं होगा। आपका सच तो बिग बॉस में ही सबने देख लिया, उसके बाद जो वीडियोस आए उसमें ही सबने देख लिया। फिर क्या आप बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? एक चीज बता दूं मैं आपको, बिग बॉस में जो कुछ भी आपने देखा उसमें से एक भी सीन रियलिटी नहीं था। सिर्फ एक सीन रियलिटी में था, और वो था सलमान खान को पीटने का। बाकी सारा स्क्रिप्टेड था। वहाँ पे 400 स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो हमारे चारों तरफ बैठे होते हैं। डेली हमको स्क्रिप्ट देते हैं, हमसे प्रैक्टिस कराते हैं, और एक एक डायलॉग को 100 बार रीटेक करते हैं। उसमें से जो टीआरपी देने वाला सीन होता है उसको फाइनल करके उसको दिखाते हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि 150 कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग करती है, तो इतने घंटे तो दिखाते नहीं। उसमें से सिर्फ 35 मिनट दिखाते हैं, और बाकी एडवर्टाइजमेंट में जाता है। 35 मिनट में 150 कैमरा जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रही है, इतना ही तो रिकॉर्डिंग नहीं करती है ना। तो वहाँ पर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो और मतलब अब आप 2019 में भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? तो मेरी तैयारी चल रही है, और ये भी उसका एक हिस्सा है जो मैं जम्मू आया। जो आज जम्मू आए हो? जी जी। क्या मतलब उसका क्या हिस्सा है जम्मू आना? देखिए, हमने सरकार की राज्यपाल शासन लागू करा दिया। अब जिस बात को लेकर के हमने राज्यपाल शासन लागू कराया उसमें हमने इनको कहा है कि इजराइल की तरह शूट एंड साइट का आप ऑर्डर कीजिए, आतंकवादियों को पत्थरबाजों को सीधे गोली मारिए, नो केस नो ट्रायल, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप फैसला कीजिए। अच्छा। और आतंकवाद को आप ख़त्म कीजिए। यदि ये ख़त्म करने में कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो आपको लगता है जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से करनी चाहिए? आपकी कुछ अलग नीतियां रहेंगी? देखिए, मेरी मोदी सरकार की नीतियों में ट्रंप का हस्तक्षेप है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, मुस्लिम कंट्रीज़ के शासकों का हस्तक्षेप है। मेरी नीति में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ जनता का हस्तक्षेप होगा। और जो उन लोगों से फीडबैक मुझे मिलेगा कि राष्ट्र के लिए ये करना है, वो इमीडिएटली किया जाएगा, बिना किसी चीज़ का परवाह किए बगैर। क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बाकी लोगों को लगता होगा। जिस दिन मौत आनी है उस दिन आ जाएगी, नहीं जब तक नहीं आना तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं 15 अगस्त को जो जा रहा हूँ
वहाँ पे लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। 15 अगस्त को तो अभी बड़े दिन है, बीच में बीच में कोई मौका नहीं मिलेगा जाने का? ऐसा है कि बीच में मौका की हमको उसकी तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा, देखिए ये तो जरूर है कि हमारा विरोध होगा, सरकार के स्तर पर हमको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, आतंकवादी हमको मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस सबसे सुरक्षा के लिए हम रास्ता तो उपाय तो करके रखेंगे ना। ऐसे थोड़ी क्या हमने बाबा जी, स्वामी जी, स्वामी ओम जी, जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, इतने सारे कमेंट्स का यहाँ पे ना अभी तक लगातार, कोई आपको मैं बताना चाहूँ 750 के करीब कमेंट्स आ चुके हैं। 750 के करीब कमेंट आए और कमेंट लगातार आते ही जा रहे हैं जी। लेकिन स्वामी जी, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर मतलब ढोंगी नहीं बोल रहा, बोलने दीजिए मतलब ना। पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। मैं तो अपने मुंह से ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ। ऐसे से मतलब अब शब्द आपके लिए यूज किए जा रहे हैं। एक भी आदमी जो है आपको, आपके लिए कोई भी प्यार भरे कोई शब्द नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक मिनट, आपको मैं एक चीज बता दूं कि 2011 में जब रामलीला मैदान में देशद्रोही अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जब बैठे थे, तो अरबों डॉलर अमेरिका से लेकर के सारा चैनल खरीद लिया था। एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, सारा दिन सिर्फ चैनलों पे उस देशद्रोही अन्ना हजारे को ही दिखाया जाता था। तो मीडिया बिकी, जो मीडिया बिकी हुई है, उसने जो पैसा लेकर के मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, वो इनके दिमाग में है। ये सच्चाई तो जान नहीं सकते, ये अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर, तभी तो मैंने पूछा कि आपका सच है क्या, वो लोग जानना चाहते हैं ना। मैंने अपना सच बता दिया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस देश की ये परंपरा है कि जीते जी गुरु नानक देव की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, भगवान कृष्ण की तरह और ये शिरडी के साईं बाबा की तरह पत्थर मारते हैं। अच्छा, ये जो मरने के बाद पूजा करना शुरू कर देते ये हैं। जो राहुल गांधी बार बार सोचते हैं वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता जी भी लगी हुई हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में, अखिलेश भी चाहता है प्रधानमंत्री बनना, और भी बड़े सारे लोग हैं जो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। ये क्या दौड़ लगी है अपने अंदर, इतना वो समर्थ इन लोगों में आपको लगता है? चाहे आप अपनी ही बात करें। देखिए, मैं इसमें क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों को, इन पार्टियों को पिछले 70 सालों से लोगों ने देख लिया। 70 सालों से इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया, लूटा, खसोटा और बर्बाद किया। मेरे बारे में चाहे बिकाऊ मीडिया कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सत्यमेव जयते। दूसरा, मेरा जो फील्ड है उसमें एक धर्म भी है, धर्मो रक्षते रक्षिता हमारे यहाँ कहा गया है, और न्यायालयों में भी ये लिखा हुआ होता है। तो हम धर्म, कर्म, राजनीति इस सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, और मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो मैं कब का प्राइम मिनिस्टर बन गया होता। प्राइम मिनिस्टर्स मैंने बनाए हैं। अच्छा। तो लेकिन मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनाता था। वरना 2 पैसे का चंद्रशेखर, जिसका कुछ भी नहीं था, कोई सांसद नहीं था, उसको मैं प्राइम मिनिस्टर को क्यों बनाता? बड़ी अजीब सी बात है, आपने प्रधानमंत्री बनाया और आप खुद जाके बैठ के बिग बॉस के अंदर। नहीं, तो बिग बॉस का तो मुझे पता, बिग बॉस में भी तो मैं देश को सर्वशक्त सबल बनाने के लिए मैं गया था ना, मैं अपने लिए स्वार्थ के लिए, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल को किसी और भी चीज में बोलेंगे जो मतलब कि आपको बोलेंगे भाई धोखे से कि भाई सुपर पावर बन जाएगी, आप वहां भी चले जाएंगे। देखिए, अब तो एक कहावत है ना कि ठोकर लगता है तो बुद्धि बढ़ती है, तो ठोकर लगा है। ठोकर लगी आपको है? ये बिग बॉस बने। देखिए, एक्चुअली क्या था कि मुकेश अंबानी के जो फादर थे, धीरू भाई अंबानी, उनको मध्यम वर्ग से रिचेस्ट आदमी बनाने वाला मैं हूं। ये तो मैंने आपने ऑलरेडी ये चीज बोल दिया, मैंने मुकेश पे विश्वास किया। ये आपने ऑलरेडी बोल दिया। अब हाफिज सईद और मसूद अजहर का जो सर लाएगा, आप उसको देने वाले हैं कितने पैसे? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए जी। तो आप 2 करोड़ देंगे जो उनका? बिल्कुल दूंगा। अगर वो नहीं ला पाए तो फिर कोई भी नहीं ला पाया? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठा हूं। मैंने अपने वीर योद्धाओं को वीजा दिलवा करके ऑलरेडी पाकिस्तान में भेज चुका हूं। इन लोगों का सिर लाने के लिए काम में वो लगे हुए हैं। ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो गुड न्यूज़ आ जाएगा। हमारे योद्धा जिनको हमने भेजा है मुसलमान बना करके, वो सिर लेकर के आएंगे। यदि किसी कारणवश उसमें देरी हुई तो हमारे जो 125 करोड़ जो हमारे भारत के योद्धा हैं, उनमें से कोई ना कोई वीर योद्धा निकलेगा। यदि उसमें से भी कोई नहीं निकला तो अंत में मैं भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में हूं। मैं प्रेशर डलवा रहा हूं कि मुझे वीज़ा मिले
और मुझे वीज़ा मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से मैं खुद अपने हाथ से काट करके लाऊंगा। मैं अहिंसावादी साधु नहीं हूँ, मैं परशुराम का वंशज हूँ, माँ काली का भक्त हूँ, राक्षसों का संहार करना जानता हूँ, ऋषि कश्यप का संतान हूँ। इसीलिए इस ये जो स्वर्ग है भारत माता का, इस स्वर्ग को एक शांति के प्रतीक के रूप में भारत माता के मुकुट के रूप में मैं सजाऊंगा। चलिए स्वामी जी, आप जम्मू आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंदिरों का शहर कहते हैं जम्मू जी। बिल्कुल, ये मंदिर ये देवभूमि है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक सारा का सारा ऋषि कश्यप का है, पवित्र स्थल है। हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म क्षेत्र ये कुमारी काख्ये शेषे जो चांते जना निवसंति सर्वे। ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, हमारे भारत माता का सिर है। और इस सिर को मैं शांति के आतंकवाद मुक्त शांतिमय मुकुट पहना करके मैं स्वर्ग को फिर से पूर्ण स्वर्ग में बना करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। फिलहाल स्वामी ओम पहुंचे हैं जम्मू। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौथरा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।